गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग यूपीएससी 2023 का मेंस में इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। ये यूपीएससी के साथ साथ विशेषकर बीपीएससी जो 70 होने वाला है, बीपीएससी 70, उसका मेंस का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि जैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है बिल्कुल उसी को क्वेश्चन को कुछ अलग लैंग्वेज नहीं, अलग पैटर्न में बीपीएससी पूछ देता है। तो हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएससी की बढ़ती हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। 105 शब्दों में 150 शब्दों में बताना है और इसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं क्या है क्वेश्चन का क्या डिमांड है। क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी पर नंबर आपको मिलेगा। जो जो पूछ रहा है उसी को आपको डील करना है, उसी पर नंबर मिलेगा। और अदर बात कुछ अगर लिखते हैं तो उस पर नंबर मिलने वाला नहीं है यूपीएससी में। लेकिन हाँ, एज ए स्टूडेंट जानकारी तो रखना जरूरी है। फिर जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जानकारी तो रखना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड जितना जानकारी है उसको आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, फिर जैसा क्वेश्चन का डिमांड है और उस डिमांड में कौन कौन सा पॉइंट हमें डालना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट हमें छोड़ देना चाहिए, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जानकारी ले लेंगे मोटा मोटी, ताकि हम लोग का एक सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो भी हम लोग का डेवलप होते रहे और क्वेश्चन बैंक भी हम लोग का बढ़ता रहे। उस जानकारी को कैसे हम एग्जाम का प्रिपरेशन में कैसे लाएं, एग्जाम के अनुसार कैसे ढालें, उसे भी हम लोग समझ डेवलप कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में भी विशेषकर एमएसएमई, विशेषकर को याद रखिएगा। एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र का एक पार्ट है। विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बड़ा कंपनियां भी होती हैं, जैसे आपका ओएनजीसी हो सकता है, सेल हो सकता है, बोकारो स्टील सिटी हो जाएगा, बहुत कुछ है ना जो विनिर्माण कर रहा है। लेकिन हमें विनिर्माण में एमएसएमई की बात करना है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का बात करना है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की बात करना है। में बढ़ी हुई हिस्सेदारी, यानी जीडीपी में जो एमएसएमई का जो बढ़ता हुआ हिस्सेदारी है ना, उसका बारे में जिक्र करना है। तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी एमएसएमई जो जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है वो भारत की इकोनॉमी का जो समृद्धि हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आवश्यक भी है। इस संबंध में सरकार की नीति, एमएसएमई के बारे में, विनिर्माण और एमएसएमई के लिए सरकार क्या नीतियां बना रही है, नीतियां, सरकार की नीति पर हमें चर्चा करना है। 3 बातों पर 4 बातों पर ध्यान रखना। पहले तो हमें एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई जीडीपी में योगदान इस पर हमें चर्चा करना है। क्वेश्चन का जो डिमांड है ना, जीडीपी में एमएसएमई का क्या योगदान है। आर्थिक समृद्धि यानी भारतीय इकोनॉमिक्स का जो आर्थिक समृद्धि है उसमें एमएसएमई का योगदान। ज्यादा नहीं लिखना है, बस हर एंगल को पकड़ लेना है ना, क्योंकि 10 ही नंबर का है। 185 शब्द में लिखना है। 150 कहने का मतलब एक पेज से थोड़ा सा अधिक, उसी में आपका भूमिका वगैरह सब आ जाएगा, निष्कर्ष वगैरह सब आ जाना चाहिए। तो एकदम कॉन्सेप्ट वाला बात लिखना है सिर्फ। आर्थिक समृद्धि में एमएसएमई का योगदान, तो ये वाला आपका पूरा हो जाएगा, डिमांड पूरा हो जाएगा क्वेश्चन का। और भारत सरकार की नीतियां, तो भारत सरकार की नीतियां, इसमें से विशेषकर एमएसएमई पे हमें फोर्स करना है। विनिर्माण के लिए नीति जो बनाया है और विशेषकर इसमें भी विशेषकर एमएसएमई के लिए जो नीति है, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन लिखने का। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको इतना इन्फॉर्मेशन आपको
देना है। अगर इतना इन्फॉर्मेशन देकर आ जाइएगा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो बहुत नए नए स्टूडेंट होते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं रहता, वो क्या करते हैं, पहले वो जीडीपी का पूरा परिभाषा देंगे, जीडीपी होता क्या है वो पूछेंगे, जो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। फिर वो जाकर एमएसएमई क्या होता है उसका परिभाषा देंगे कि एमएसएमई का स्थापना 1999 में हुआ था, एमएसएमई को रूल कौन करता है, एमएसएमई किसको कहते हैं, उसका पूरा परिभाषा देगा। क्योंकि उसके पास नॉलेज है तो अपना नॉलेज पूरा वो कॉपी पर झाड़ेगा, ठीक है ना। उन सब चीज़ों से हमें बचना है, जो पूछ रहा है उस पर काम करना है। क्लियर इतना? ठीक है। लेकिन हमें जानकारी के पर्पज से कुछ कुछ चीज़ों को हम बता देते हैं आपको कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि विनिर्माण होता क्या है ना। विनिर्माण होता क्या है? विनिर्माण होता क्या है? इसमें कोई कच्चा माल को परिवर्तित कर दिया जाता है अंतिम प्रोडक्ट में, फाइनल गुड्स में। जैसे माल, ये कच्चा माल क्या हो सकता है? कच्चा लोहा हो सकता है, लोहा उसको कन्वर्ट कर दिया स्टील में, इस्पात में। कपास कपड़ा में, है ना। तो ये सब क्या है? विनिर्माण हो रहा है। मैदा, उसको ब्रेड का फैक्ट्री में ब्रेड बना दिए, मैदा है मान लीजिए, आटा, उससे क्या बना दिए? ब्रेड बना दिए। एक तरफ कच्चा माल है, इधर अंतिम उत्पाद है। क्लियर? तो विनिर्माण आपका क्लियर हो गया। विनिर्माण क्या कहते हैं कि कोई कच्चा पदार्थ होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, उसको प्रोसेसिंग करके अलग ये प्रोडक्ट में हम लोग डेवलप कर देंगे। लोहा से इस्पात, कपास से कपड़ा, मैदा से ब्रेड, ठीक है। चलिए, तो विनिर्माण समझ गए। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई समझ लेते हैं। एमएसएमई भी समझा देते हैं आपको। एमएसएमई क्या होता है? चलिए देखिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम, कॉमा मत डालिए, उद्योग या उद्यम, जो बोलिए, है ना। ये है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। क्लियर? इसका स्थापना हुआ 1919 में, 1999 में, सॉरी। इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। क्लियर? अब इसमें देखना है कि किसको हम लोग माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल मानेंगे, किसको मीडियम मानेंगे। यानी किस उद्योग को हम लोग सूक्ष्म माने में, किसको हम लघु मानेंगे और किसको मध्यम मानेंगे, ठीक है ना। तो सूक्ष्म यानी माइक्रो कहलाने के लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर जो होता है, वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए कितना? 5 करोड़ से कम। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? माइक्रो कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं स्मॉल। स्मॉल क्या होगा भाई? स्मॉल यानी हिंदी में लघु। इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 10 करोड़ तक, ठीक है। और टर्नओवर हो जाएगा इसका 50 करोड़ तक, ठीक है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होगा, टर्नओवर जो वार्षिक जो टर्नओवर होता है, बिजनेस होता है, वो 50 करोड़ तक हो, तो स्मॉल कहलाएगा वो। और मीडियम, अगर मीडियम कहलाना है मीडियम इन्वेस्टमेंट कीजिए आप कितना?
मीडियम इन्वेस्टमेंट होता है आपका 50 करोड़। और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से बताते रहे, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो माइक्रो कहलाएगा, यानी सूक्ष्म कहलाएगा। स्मॉल में स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे उसको, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होता हो और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक होता हो, ठीक है, तो उसको स्मॉल कहेंगे। और मीडियम यानी कि मध्यम, उसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक होता हो और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ तक होता हो तो उसको कहेंगे क्या? मध्यम। तो ये जानकारी की बात है, इस सबको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखना नहीं है इसको, ठीक है। ये हो गया, तो आपको ये भी हम समझा दिए एमएसएमई क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आंसर पर आते हैं। देखिए आंसर क्या है, जीडीपी में योगदान पहले देना है। तो भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी में अगर देखिएगा तो एमएसएमई का 30% योगदान है। कितना? 30%। हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जीडीपी में एमएसएमई इसका है 30%, प्लस ही रखिए योगदान है इसका, ठीक है, जीडीपी में। और जो एमएसएमई में प्रोडक्ट तैयार होता है, जो माल तैयार होता है, अंतिम वस्तु तैयार होता है, उसका जो निर्यात होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं हम लोग, वो होता है 50% निर्यात, ठीक है। वही एमएसएमई, ये तो जीडीपी का बात होगी आपका, तो इसका क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगा, जीडीपी में वृद्धि होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम एमएसएमई में निर्यात, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे। एमएसएमई जीडीपी में 30% देता है, यही एमएसएमई निर्यात में 50% देता है, और यही एमएसएमई क्या करता है? रोजगार में, रोजगार अगर देखा जाए तो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। क्लियर? एमएसएमई जीडीपी में 30% का योगदान देता है, एमएसएमई निर्यात में 50% का योगदान देता है, और एमएसएमई रोजगार में 11 करोड़ का सहयोग करता है, ठीक है ना। इससे ये तो बता दिया पहले, तो ये क्लियर हो गया कि जीडीपी में योगदान तो बता दिया कि 30% का, ये तो क्लियर कर दिया। आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान करता है? तो आर्थिक समृद्धि में जब निर्यात में 50% का योगदान दे रहा है तो उससे क्या मिलेगा? हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा। जब हम भेजेंगे माल किसी देश में, दूसरा देश में, तो बदले में हमको ना पैसा आएगा ना, फॉरेन करेंसी आएगा, है ना, यानी इससे मेरा विदेशी मुद्रा मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगा। विदेशी मुद्रा से क्या होगा? हम लोग का फॉरेन रिजर्व है उसमें उछाल आएगा, सकारात्मक वृद्धि होगा, जो कि देश के लिए लाभदायक है, ठीक है ना। इससे हमको विदेशी मिलेगा। रोजगार दे रहा कितना? 11 करोड़ लोगों को। अब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे क्या होगा? इससे 2 असर पड़ेगा, एक सामाजिक पड़ेगा, सामाजिक असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, एक आर्थिक। सामाजिक कैसे? अब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास क्या हो जाएगा? पैसा आएगा, इनकम होगा। इनकम होगा तो वो अपना उस इनकम को क्या करेंगे? शिक्षा पे खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे खर्च करेंगे, ठीक है ना। तो सामाजिक डेवलपमेंट होगा। आर्थिक डेवलपमेंट कैसे होगा? इनका क्रय शक्ति बढ़ जाएगा, आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो आप ज़्यादा कुछ चीज़ को डिमांड कीजिएगा, आपका क्रय शक्ति बढ़ गया, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, क्रय शक्ति, इससे क्रय शक्ति बढ़ गया। अब क्रय शक्ति बढ़ता तो क्या होता है? घरेलू मांग बढ़ जाता है। अब इनका डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड को पूरा करने के लिए देश में सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, सप्लाई ज़्यादा से होगा तो फिर इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगा, है ना। क्रय शक्ति होगा तो घरेलू मांग बढ़ेगा, और घरेलू मांग बढ़ेगा तो फिर पता ही है कि अलग अलग उद्योग धंधा फिर से फलेगा फूलेगा इस डिमांड को पूरा करने के लिए, और फिर उससे फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना।
तो ये क्या होता है, पूरा इकोनॉमी का जो चक्र है चलने लगता है। देख रहे हैं एमएसएमई में क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहा है, जीडीपी में भी योगदान दे रहा है, इसको फुलफिल कर दिए। एमएसएमई में आर्थिक समृद्धि कैसे होगा, तो ये दोनों बातों से हम लोग पूरा कर दिए कि आर्थिक समृद्धि देश का कैसे होगा। निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा 11 करोड़, तो सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास होगा। तो देश का आर्थिक समृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एमएसएमई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सरकार की नीतियाँ, अब सरकार की नीति पे हम लोग आ जाते हैं कि सरकार क्या क्या नीति बनाया है। ठीक है, चलिए सरकार क्या नीति बनाया है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काम करते क्या, पहले हल्का सा विनिर्माण के लिए बता देते, फिर एमएसएमई के लिए स्पेशल जो नीति बनाया है उसके लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मिला के लिखना है। तो सबसे पहले देखते विनिर्माण। है ना, विनिर्माण की नीतियां। सबसे पहले तो आप मेक इन इंडिया लिखिए। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में क्या होता है कि आपको निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। देश में निवेश एवं नवाचार, तो नवाचार मतलब बताइए नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, कोई नया चीज का इन्वेंशन करना है, नया टेक्नोलॉजी लाना है, निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा। ठीक है, मेक इन इंडिया। दूसरा क्या है, औद्योगिक गलियारा जो होता है, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, उसको बढ़ावा देना, पहला हो गया। दूसरा गलियारा विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि एक ऐसा क्षेत्र का डेवलपमेंट करता है जहां पर उद्योग धंधा फले फूले, और उसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज भी देता है उसका डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन वो विशेष क्षेत्र जहाँ पर इकोनॉमिक्स, जहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र को डेवलप करना है, वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो बंदरगाह के पास हो, जो हाईवे के पास हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हो, और जो रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा होना चाहिए। यानी औद्योगिक गलियारा को समझा दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक ऐसा क्षेत्र होगा, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा जहाँ पर उद्योग धंधा की फैक्ट्रियाँ लगेगी, है ना। ये सब फैक्ट्री से पूरा भर गया, उद्योग धंधा फैला फूला। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, जो बुनियादी सुविधा होता है उसका डेवलपमेंट के लिए एक आर्थिक पैकेज, एक इकोनॉमिक पैकेज, है ना, इसको दे दिया। मान लीजिए 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे दिया, 100 करोड़ इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए दे दिया। इसलिए दे दिया कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब इसको बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्षेत्र का चुनाव करने से पहले गवर्नमेंट ये देखता है कि ये क्या है, बंदरगाह के किनारे, बंदरगाह मतलब समुद्री बंदरगाह के किनारे के पास, मतलब किनारे मतलब क्या, मतलब उससे नज़दीक हो, एकदम किनारे तो नहीं, उससे नज़दीक हो, क्योंकि यहाँ माल बनेगा तो तुरंत अगर हमको समुद्री व्यापार करना है तो तुरंत यहाँ से माल हम समुद्र भेज दें। पास में रेलवे पटरियाँ हो, रेलवे लाइन से जुड़ा हो, अगर रेल मार्ग से हमको अपना प्रोडक्ट को कहीं भेजना है तो तुरंत हम रेलवे के पास पहुँच जाए, यानी कि यातायात में ही अच्छा खासा पैसा लग जाए। या फिर हाईवे से जुड़ा हुआ हो, हाईवे से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, जुड़ा हुआ यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से वो जुड़ा हुआ। अगर हमको सड़क के मार्ग से अपना प्रोडक्ट को भेजना है तो उसका तुरंत हम पहुंच जाए वहाँ पर। ऐसा जगह पर औद्योगिक गलियारा का विकास किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि व्यापार व्यवसाय करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसका सरलीकरण, है ना। कोई आदमी व्यापार व्यवसाय करना चाहे तो उसको कुछ लेंदी प्रक्रिया में नहीं घुसा देना है कि जाइए ये सर्टिफिकेट बनाइए, वो सर्टिफिकेट बनाइए, ये नियम है, वो नियम है, इतना नियम कानून ही उसको समझा दिया जाए कि उसी में उलझ के फिर वो काम करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि व्यापार व्यवसाय करने के लिए प्रक्रिया को सरल कर देना, ठीक है ना।
इसमें होता क्या है कि सरकारी प्रावधान जो होता है, सरकारी प्रावधान उसको युक्ति संगत बनाया जाता है कि कुछ प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब नहीं फिर भी वो लगा हुआ है। युक्ति संगत, सरकारी प्रावधान का युक्ति संगत करना, प्रावधान युक्ति संगत होना। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर देना है ना, कि कुछ अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ कागज बनवाना है तो फटाफट इंटरनेट के माध्यम से ही हो जाए। ये नहीं कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आप फाइल लेके दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रक्रिया का यानी कि डिजिटलीकरण कर सकते हैं, डिजिटलीकरण कर देना, ठीक है। बस यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। फिर सिंगल विंडो के बारे में बता सकते हैं कि सिंगल विंडो क्या होता है, कि एकल खिड़की जिसको हिंदी में कहते हैं, कि कोई व्यवसाय कोई व्यापार करने के लिए एक जगह जाए, वहाँ पे उसका निवेश करने का उपाय बता दिया जाएगा, बैंकिंग से लोन कैसे मिलेगा उसका भी व्यवस्था कर दिया जाएगा, और वहीं से केंद्र और राज्य सरकार से जो परमिशन लेना हो वो सब सारा परमिशन उसको एक ही जगह पर मिल जाएगा, उसको 10 जगह दौड़ने का जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की उपाय, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब बिजनेस विनिर्माण को बढ़ाने का जरिया है, ठीक है। ये सब बिजनेस विनिर्माण को बढ़ाने का जरिया है। तो ये सब तो कर ही रहा है, लेकिन हमें किस पर ध्यान देना है, एमएसएमई पर फोर्स करना है ना। तो एमएसएमई के लिए सरकार क्या नीति बना रही है, बहुत सारा नीति है, लेकिन हमें कुछ सेलेक्टेड नीति का दे देना है। ऐसा नहीं कि जितना नीति जानते हैं सारा का सारा नीति डाल देना, नहीं, हमें कुछ सेलेक्टेड नीति को दे देना, ठीक है ना। इसमें मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता ही, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अंग है ये, है ना। औद्योगिक गलियारा बहुत बड़ा है, और ये जब तक बिजनेस में आपको इजी नहीं होगा करना, तब तक आप बिजनेस कर नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो ये 3 ज़्यादा हम फोकस किए इस पर, और भी बहुत है, आप उसमें डाल सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एमएसएमई के लिए बता देते हैं, विशेषकर एमएसएमई का बात हो रहा है, तो एमएसएमई के लिए एमएसएमई नीतियां, ठीक है। एमएसएमई के लिए नीति क्या हो रहा है, तो भाई उद्यमी मित्र पोर्टल है, उद्यमी मित्र पोर्टल। ये उद्यमी मित्र पोर्टल क्या होता है, कोई नया निवेशक जो होता है, इसमें मतलब कि समझिए कि सरकार के द्वारा युवाओं को व्यापार करने के लिए, बिजनेस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, निवेश के लिए लोन दिया जाता है, और क्या किया जाता है, हैंड होल्डिंग का काम किया जाता है, मतलब उनको सहायता दिया जाता है, ठीक है ना। तो युवाओं को प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन कैसे करेगा, निवेश करने के लिए उसको पैसा देगा, उसको सहायता करेगा, सरकारी सहायता मिलेगा, उद्यमी मित्र पोर्टल होता है। फिर क्या होता है आपका, तो एमएसएमई संबंध होता है, एमएसएमई संबंध, ये भी पोर्टल है। मान लीजिए कोई युवा है, एमएसएमई स्थापित कर दिया, कोई सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर दिया, अभी शुरुआत ही है उसका, तो सामान भी मान लीजिए बना लिया, है ना, कुछ सामान बना लिया, तो लेकिन उसका सामान खरीदेगा कौन, ये भी तो बात है। जब सामान उसका खरीदेगा नहीं तो फिर तो उसका काम धंधा रुक जाएगा। अब एकदम शुरुआत ही किया है, तो गवर्नमेंट एक मिनट देखिए, एमएसएमई संबंध क्या है, इसमें मान ली कोई युवा इंडस्ट्री स्थापित किया, माने सूक्ष्म इंडस्ट्री स्थापित किया है, प्रोडक्ट को तैयार भी कर लिया, लेकिन उसका तैयार प्रोडक्ट के लिए मार्केट चाहिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए मार्केट भी प्रोवाइड करता है। कैसे, तो जितना भी गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो है, सरकारी विभाग है ना, मंत्रालय है, अगर वो कुछ खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, तो उसका 25% आपको एमएसएमई का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र का कौन हो सकता है, सेल रख लीजिए, है ना। सेल जो कंपनी है, भारत का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मान लीजिए कुछ खरीदता है, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसका 25% उसको भारत का एमएसएमई से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, चाहे सरकारी मंत्रालय हो, सरकारी विभाग बोलिए, इसका परचेज होगा, खरीद, इसका 25%
25% MSME से होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे इनको फायदा होगा, इनका सामान खरीदार मिल जाएगा, ठीक है ना। MSME के बाद MSME समाधान, एक और पोर्टल है समाधान। समाधान क्या कहता है भाई कि मान लीजिए कि ये सामान बेच दिया पब्लिक सेक्टर यूनिट को, 25% खरीदने का नियम था, MSME खरीद दिया, बेच दिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दिया। अब इसको मान लीजिए पैसा देने में पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या कर रहा है, देर कर रहा है। ये सब नया नया उद्योग शुरू किया है। अगर बेचा हुआ सामान का पैसा फंसा हुआ रहेगा, पैसा वापस नहीं जाएगा टाइम पर, तो उसका काम ही रुक जाएगा, है ना। तो MSME समाधान के द्वारा त्वरित रूप से पब्लिक सेक्टर यूनिट या सरकारी विभाग जो MSME से सामान खरीदा उसका भुगतान तुरंत करेगा, यानी भुगतान की समस्या को दूर करता है। ये भुगतान की समस्या को दूर करता है, ठीक है ना। यानी कि इसका पैसा को फंसे में नहीं रहने देता है, ठीक है ना। सामान बेचा, इसको पैसा तुरंत मिल जाना चाहिए, भुगतान की समस्या को दूर करता है। इस प्रकार देखते हैं बहुत सारा योजना है, जैसे कि आप मुद्रा योजना का नाम ले सकते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना, स्टार्टअप का भी नाम ले सकते हैं। स्टार्टअप तो बहुत बड़ा योजना है, स्टार्टअप लिख लीजिए, स्टार्टअप, है ना। बहुत सारा चल रहा है योजना, इसमें से कुछ सेलेक्टेड बेहतरीन जो अलग अलग टाइप का योजना हो उसको डालना है। एक ही टाइप का योजना नहीं डाल देना है, कुछ अलग अलग टाइप का योजना हो उसको डाल देना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये भी हम लोग फुलफिल कर लिए, सरकार की नीतियां भी हम लोग फुलफिल कर लिए। विनिर्माण क्षेत्र में मैंने ये आपका दे दिए, मेक इन इंडिया जैसा बड़ा योजना का नाम दे दिए, और MSME में भी विशेषकर MSME उद्यमी मित्र पोर्टल, MSME संबंध, MSME समाधान, इन सब का MSME के संबंधित प्योर नीति डाल दी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग का जितना भी क्वेश्चन का डिमांड था, जो UPSC में पूछा था, वो हमको फुलफिल यहाँ पे मिलता है। जो पूछा था उसका हम लोग जवाब दे दिए हैं। और UPSC में जो पूछा है उसी पर नंबर मिलेगा, जो नहीं पूछा है उसको आप कितना भी लिख दीजिए उस पर नंबर देने वाला वो नहीं है। लेकिन जो पूछा है एकदम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखते चल जाइएगा, ज़्यादा घालमेल भी नहीं करना है, ज़्यादा भूमिका भी नहीं बांधे, ज़्यादा कुछ किए नहीं है, लेकिन जो पूछा है बस उसी पर पॉइंट अपना देते चल गए, तो आपको स्टेप पे नंबर आपको मिलते चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया। और ये जानकारी केवल इसके लिए जरूरी नहीं है, इस जानकारी का उपयोग आप बहुत जगह कर सकते हैं, बहुत जगह कर सकते हैं, है ना। आप विशेषकर बिहार में तो कर ही सकते, जो अभी आगामी एग्जाम है BPSC 70 मेंस का, उसमें कर सकते हैं। और बस कोशिश कीजिए कि जितना भी जानकारी कलेक्ट कीजिए उसको इंटरलिंक करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन फिर पूछेगा, लेकिन ये जानकारी का उपयोग आप बहुत जगह कर सकते हैं, नहीं भी तो 10 तरीका से कर सकते हैं। तो बस इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने इन्फॉर्मेशन को इंटरलिंक करना है, ये डेवलप करना है। ये डेवलप हो जाएगा तो फिर आंसर राइटिंग स्किल खुद ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।